नमस्कार, जय हिंद, राम राम। आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैंने अभी हाल ही में एक पुस्तक पढ़ी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। आई होप आपने पढ़ी होगी। तो मैंने सोचा कि ये एक वीडियो बना देता हूँ, मेरे भी काम आएगा। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके भी काम आए। तो पूरी इस किताब में हमने लगभग 8-9 बातें, लगभग 9-10 बातें हमने जो है समझी हैं और इनको जो है हमने नोट किया है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वन बाय वन करके हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें बुक सिखाती है कि हमें अपने जीवन में जो हमारा ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए सीखने के ऊपर। हम यदि कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले हम पूरे ध्यान से उस काम को सीखें, चाहे पैसे मिल रहे हों या नहीं मिल रहे हों। हमारा पूरा लक्ष्य होना चाहिए कि हम पहले काम को सीखें। दूसरी बात है कि हमें अपने पैसे को पैसे कमाने पर लगाना चाहिए। यानी कि हम जो पैसे कमा रहे हैं, यानी जो हमारी इनकम हो रही है, वो हमारी इनकम जनरेट करने में लगाना चाहिए। यानी जिसे कहते हैं कि अपने पैसे को पैसे कमाने पे लगाना, या हम इसे कह सकते हैं कि रेंटल इनकम कह सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि हम लीवरेज इनकम, तो खैर इसे नहीं कह सकते, लेकिन हम इससे एक ऐसी इनकम जनरेट कर सकते हैं कि हम एक बार हमने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया या फिर हमने कहीं किसी बिजनेस में लगा दिया जिससे हमें आगे इनकम आ रही है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट जो मुझे समझ में आया बेसिकली कि हमें सबसे पहले स्वयं को पैसे देने चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ये बेसिकली मेरे हम सबके लिए है, क्योंकि हमने इसे महसूस किया है कि जब मैं अभी जॉब कर रहा हूँ तो मैं अक्सर ऐसा करता हूँ, या कि लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि सैलरी आई तो सबसे पहले हमें रेंट, जहाँ मैं रहता हूँ रेंट देना है, कुछ हमारे खर्चे हैं हमें उनके लिए निकालना है, दूसरा कि हमें कुछ पैसे घर पे देने हैं। तो मुख्यतः होता यह है कि जो हमारे पास पैसे आते हैं हम उस पैसे को स्वयं को नहीं देते, यानी हम कैसे उस पैसे को हम कुछ सीखने में लगाएं, या फिर हम उस पैसे को कहाँ ऐसे जगह लगाएं जहाँ से हमारी कल अर्निंग बड़ी होगी। तो तीसरी बात का एक ही मतलब है कि हम सबसे पहले पैसे को जो है, यानी जो पैसा आता है, मंथली इनकम आती है या जो भी इनकम आती है, उस पैसे से हम कुछ पैसा निकालें अपने लिए सबसे पहले। और नेक्स्ट पॉइंट है, अगला बिंदु है हमें अपने ब्रोकर, हाँ बहुत ही अच्छी बात है। मैं एक थोड़ा सा इसमें किस्सा शेयर करूँगा। मैं अभी गांव गया था, मेरा अभी घर बन रहा है। तो हमने वहाँ पे देखा कि जब मिस्त्री साहब आते हैं और जब उन्हें पैसे देने होते हैं तो खासकर हम कोशिश करते हैं कि हम हमारे मिस्त्री से हम पैसे बचा लें। एग्जांपल, यदि 750 रुपया यदि पर डे की उनकी दिहाड़ी चल रही है तो हम सोचते हैं कि एक काम करते हैं कि कैसे भी 650 हो जाए। ये किस्सा मेरे घर का है। तो ये हमने बात पढ़ रखी थी। तो मेरे भैया थे, वो नेगोशिएट कर रहे थे मिस्त्री साहब से, तो मैं कुछ बोला नहीं। भैया ने कहा कि देखो यार कि ये इतना इतना पैसा बोल रहे। मैंने कहा एक काम कर लो कि मिस्त्री साहब का भी नुकसान ना हो। हालांकि मैं ऐसा डायरेक्टली नहीं कह सकता ना कि जो है कि इन्हें पैसे बढ़ा के दो। वैसे जो इस पुस्तक से समझ में आया, जैसे कि एग्जांपल, मिस्त्री साहब को पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि मिस्त्री साहब यदि काम करते हैं, घर बनाते हैं, यदि हम पर डे के हिसाब से जो हम 50 रुपया उनसे छुड़ाने की बात करते हैं, यदि हम वो पैसे ना छुड़ा करके 50 रुपया देते हैं, एग्जांपल पूरे काम हुआ, यदि 30 दिन काम हुआ तो लगभग जो है 1500 रुपया एक्स्ट्रा गए। यदि मान लीजिए ठीक है
2 महीने काम हो गया, 60 दिन काम हो गया और लगभग 3,000 रुपये एक्स्ट्रा गए। लेकिन 3,000 रुपये में वही मिस्त्री साहब जहाँ पे काम, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, 3,000 के बदले में आपको कम से कम 5,000 का काम एक्स्ट्रा करके जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि घर बनाते वक्त कुछ भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा होता है, या फिर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ डिज़ाइंस होते हैं जो बनाते वक्त हम पे इतना प्रेशर होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में कहाँ क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं समझ आती हैं। तो यदि मिस्त्री साहब कन्विंस पहले से हो रखे होंगे, पहले से वो थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे, मोटिवेट होंगे कि नहीं हाँ यार भाई पैसे दे रहा है बंदा, पैसे कट नहीं कर रहा है, कंजूसी नहीं कर रहा, तो वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं एक मतलब पॉजिटिव साइड लेंगे हमारी, हमें हेल्प करेंगे। ये पर्सनली मेरा थॉट है। और इसी चीज़ को बताया है रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब ने कि जैसे रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल किसी व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी कॉस्ट आज 1 CR है। अब वो डिमांड करते हैं कि 1 CR तक की प्रॉपर्टी है तो हमें 1% चाहिए, और यदि इससे नीचे है, 1 CR से नीचे है 2% चाहिए, 1 CR से ऊपर तो है हमें जो है 1% चाहिए। तो जो बायर होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं, बायर मतलब बायर सेलर जो भी है, जो वो अक्सर ये कोशिश करते हैं कि हम यदि 1 लाख रुपए कमीशन बन रहा है तो इसको कैसे हम कम कर लें, यानी कैसे हम 60,000 रुपये कर लें, 70,000 रुपये, वो निगोशिएट करने का प्रयास करते हैं। और इससे अभी मैं जिस काम में हूँ, हालांकि मैं अभी रियल एस्टेट के काम में हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि उस ब्रोकर पे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फाइनेंशियल असर पड़ता है। असर कैसा कि कल को आप दोबारा जब कोई अच्छा प्लान आएगा, एग्जाम्पल यदि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और जो भी आपका बनता है 50,000, लाख, 1.5 लाख जो भी बनता है, आपने मना नहीं किया, ब्रोकर को आपने सबसे पहले दिया और कुछ 10-20 हज़ार रुपये आपने बढ़ा के दे दिया एग्जाम्पल, तो अगली बार कभी भी कोई अच्छी प्रॉपर्टी आएगी, अच्छा निवेश आएगा, कोई भी अच्छा ऑप्शन आएगा, तो वो एजेंट सबसे पहले आपको फ़ोन लगाएगा। दूसरा, यदि किसी प्रोजेक्ट में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी, उसको यदि लग रहा होगा कि नहीं यार ये प्रोजेक्ट सही नहीं है, हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, या फिर इनकी ये चीज़ें सही नहीं है, तो यदि ऐसा कुछ हो रखा होगा तो पहला काम करेगा वो एसोसिएट, वो एजेंट आपको बता देगा कि सर मुझे ऐसा सा लग रहा है, या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि चाहे हमारे टीचर्स हों, चाहे मिस्त्री हों, यानी जिसके थ्रू मेरा काम हो रहा है, यानी मैं कहीं बैठा हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ और मेरे लिए कोई अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है कि कोई आपके लिए काम कर रहा है। तो आज हम उसे अच्छी वैल्यू दे रहे होंगे तो कल वो मेरी हेल्प करेगा, कल मेरे लिए और अधिक प्रयास करेगा, वो मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी खोजेगा और मेरे लिए मतलब जहाँ तक हो सकेंगे अच्छी पॉसिबिलिटी लाएगा वो। तो 5वां टॉपिक है कि हमें जो है संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए, दायित्व नहीं। यानी कि हम क्या करते हैं, अक्सर ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो लायबिलिटी होती हैं। लायबिलिटी आप जानते हैं कि जैसे हमें अभी कार की रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जांपल, और हमने कार खरीद ली, हम कार आज खरीद ले रहे हैं तो वो हमें इनकम नहीं देगी। उस कार पे हालांकि हम उस कार को यूज कर सकते हैं इनकम के लिए, लेकिन कई ऐसी कारें होती हैं कि आप जैसे हम उन्हें यूज नहीं कर पाते हैं, मतलब अर्निंग के पर्पज़ से, तो क्या हो गया कि हमारे पैसे भी फंस गए। हम उसको यूज भी कर रहे हैं अपने आने जाने के लिए, कभी काल के लिए, लेकिन हम उसे पैसे नहीं बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, अपना लॉस कर रहे हैं। तो यही कहते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब, लेखक साहब, यही कहते हैं कि हमें संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए। संपत्ति वही है
और एक बात इसमें वो बोलते हैं संपत्ति वही है जो दिखाई न दे, यानी संपत्ति वही है जिससे इनकम आए। नेक्स्ट है, बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि हमें उस रियल इस्टेट ब्रोकर से प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जिसके पास रियल इस्टेट हो। ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु है। हालांकि जब कोई उनका कहने का मतलब ये था कि जब कोई रियल इस्टेट एजेंट है और उसके पास खुद के अपना रियल इस्टेट है, उसने प्लॉट, फ्लैट, विला कुछ भी ऐसा ले रखे हैं जिसकी ज़्यादा संपत्ति होगी, तो उसका जो तरीका होगा वो केवल बेचू नहीं होगा कि नहीं भाई ठीक है कस्टमर आया है उसे हमें बेच देना है, बस नहीं। इसके परे ऐसा होता है कि हम कैसे उस कस्टमर के लिए, जैसे मैंने अपने लिए जो हमने रियल इस्टेट बनाया है, जो प्रॉपर्टी बनाई, जो संपत्ति बनाई है, तो हम कैसे अपने कस्टमर के लिए वो संपत्ति क्रिएट कर सकते हैं, इस टॉपिक को लेकर के बताते हैं लेखक साहब कि हमें जो है उस ब्रोकर से प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जिसके पास खुद ज़्यादा रियल इस्टेट हो। नेक्स्ट 7वां पॉइंट है कि हमें मार्केट की समझ होनी चाहिए। बहुत ही गहरी बात है कि हम जो भी काम करते हैं हमें उस काम की एक गहरी समझ होनी चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे कि आज मैं रियल इस्टेट कर रहा हूँ तो मुझे इसकी गहरी समझ होनी चाहिए। तो कोई व्यक्ति किसी काम में है, यानी मार्केट में जो भी चीज़ें चल रही हैं हमें बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना आना चाहिए और साथ साथ में हमें उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए ताकि पता हो कि क्या बदलाव आ रहे हैं, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे चीज़ें हमें नुकसान कर सकती हैं। तो ये हमें पता होनी चाहिए, यानी कि इसका मेन मुख्य तात्पर्य ये है कि हमें मार्केट की समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि हमें बेचना आना चाहिए। बहुत ही तगड़ी बात कही है लेखक साहब ने कि हमें बेचना आना चाहिए, और ये जो सेल्स की स्किल है बहुत ही जो है टॉप लेवल की है। दरअसल आप जब कोई चीज़ मार्केट में बेच रहे होते हैं तो ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। आप जो है उस चीज़ को लेकर के खुद कन्विंस होते हैं, आप मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हम किसको बेचेंगे, और फिर वहाँ पे आप जो है जो बायर होता है उससे बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, और उससे जो है मतलब जो बेचने की कला है ये व्यक्ति को और सुदृढ़ बनाती है, व्यक्ति को और जो है समृद्ध बनाती है। ये हमें एक कह सकते हैं कि व्यक्ति जब बेचता है तो जो बेच रहा है उस प्रोडक्ट की नॉलेज, और जिसको बेच रहा है जिस 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 चीज़ जो प्रोडक्ट है मतलब उस टाइप की नॉलेज, उस टाइप के लोगों से मिलना तो एक अलग ही लेवल होता है। तो जो मानसिक लेवल होता है, तो हमें बेचने की समझ होनी चाहिए, बेचने की कला आना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि कोई नई सीख मिले तो जीवन में उसे अमल में लाना चाहिए। ये आखिरी में उन्होंने बात लिखी थी, यदि कोई भी चीज़ हम थोड़ा सा भी सीखते हैं तो उसे हम इम्प्लीमेंट करें, थोड़ा सा जैसे और हम सीखते हैं उसे इम्प्लीमेंट करें, यानी हम जो भी जीवन में सीखते हैं उसको हमें अमल में लाना आना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट है कि व्यक्ति को जीवन में फाइनेंस नॉलेज यानी कि आर्थिक शिक्षा यानी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली सारे जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट में, हालांकि सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन सब में सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें फाइनेंशियल नॉलेज होनी, फाइनेंशियल बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए, हमको समझ होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने सीखी हैं, जो मैंने नोट कर रखी हैं। मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ, तो यदि आप देख रहे हैं तो आपके भी काम आएंगी, और
हालांकि मेरे काम तो आएंगी। थैंक यू, आपने समय दिया और जय हिंद।